हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग जीके कवर करेंगे। ठीक है, आज है 3 सितंबर और हम लोग आज जीके कवर करेंगे और उसके साथ साथ ही करंट के क्वेश्चंस भी जो होंगे वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो है हमारे सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए। ठीक है, सारे एग्जाम्स में जीके क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम IN का गठन कब किया गया था? 2002 में, 2003 में, 2004 या 2005 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 2004 में। ठीक है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड न्यूज। हाल ही में इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया है। इस अभ्यास की थीम बिल्डिंग नेटवर्क रिसिलियंसी टू काउंटर रेंसोमवेयर अटैक रखी गई है। ठीक है, CERT इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पूरा नाम इंडियन ICERT के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका पूरा नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है। ठीक है, गठन 2004 में हुआ था। यह है देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के माध्यम से, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों के अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि संसद इन खर्चों पर बहस तो कर सकती है किंतु मतदान नहीं। इसी प्रकार न्यायाधीशों के वेतन में भत्तों में वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की स्थिति को छोड़कर कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। दूसरा, 1905 में इलाहाबाद मध्याह्न रेखा को भारत के लिए एकल समय क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है। तो इसका कौन सा होगा सही आंसर? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना दो। तो इसका कौन सा आंसर होगा सही? तो इसका आंसर एक और दो दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि यह ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे और 1905 में इलाहाबाद मध्याह्न रेखा को भारत के लिए एकल समय क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड देखते हैं। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय IST को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय के रूप में अपनाया गया था। भारतीय मानक समय में UTC + 5:30 का समय ऑफसेट होता है, जो पूरे भारत में माना जाने वाला समय है। इसका मतलब है कि IST ग्रीनविच टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। स्थानीय समय की गणना इलाहाबाद वेधशाला के एक घंटा घर से की जाती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1905 में इलाहाबाद मध्याह्न रेखा को भारत के लिए एकल समय क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह 1 जनवरी 1906 को लागू हुआ। हालांकि कलकत्ता समय आधिकारिक तौर पर 1948 तक एक अलग समय क्षेत्र के रूप में बना रहा। स्वतंत्रता के बाद 1 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने IST को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय घोषित कर दिया गया। ये जितना भी टॉपिक है सारा इंपॉर्टेंट है, जितना भी लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ होता है? तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ होता है? दार्जिलिंग पहाड़ी से, पाओहोनरी ग्लेशियर से, मानसरोवर झील से या मिलाम हिमानी से? कहाँ होता है? तो ये पाओहोनरी ग्लेशियर से होता है इसका उद्गम, तीस्ता नदी। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसे क्या है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को 4 दिन की भारत यात्रा आएंगी। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना है।
ठीक है, 5 सितंबर को आएंगे। हिमालय के करीब 7,000 मीटर ऊंचे पाओहुनरी ग्लेशियर से निकलने वाली लगभग 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी सिक्किम से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में दाखिल होती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है रंगित नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं? गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CAPF EAWS वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका मकसद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर को बढ़ाना है। CRPF के बारे में पढ़ते हैं। पूरा नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। यह आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद से निपटने में सहायता करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को शाही प्रतिनिधित्व के लिए पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। गृह मंत्रालय MHA के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF आते हैं। ये हैं असम राइफल, ये सारे CAPF में आते हैं। असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये सारा CAPF के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये टोटल 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? कर्नाटक, नई दिल्ली, तेलंगाना या केरल ने? तो इसका आंसर है नई दिल्ली ने। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसे। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इसका नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल DMVS रखा है। यह स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए है। DMVS दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंध होगा और छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें कक्षाएं स्कूल नेट और गूगल द्वारा निर्मित एक विशेष प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएंगी। हालांकि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था NIOS ने कहा है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल केंद्र सरकार ने 2021 में खोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़-ए-रशीदी के रचनाकार हैं? तारीख़-ए-रशीदी के रचनाकार हैं हैदर दुलगात, मोहम्मद कासिम, इनायत खां और बदायूनी। तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ा अली दुहलात। ठीक है, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तारीख़-ए-रशीदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रचनाकार मिर्ज़ा हैदर दुगलात हैं। इसमें बाबर के अंतिम दिनों व हुमायूं तथा शेर शाह के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में लेखक ने मध्य एशिया और भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है, जिसमें 1540 के कन्नौज के युद्ध, हुमायूं और शेर शाह के मध्य का सजीव वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश से नहीं लगती है? नाइजर, सूडान, माली और चाड। नाइजर, सूडान, माली और चाड। तो इसका आंसर होगा C, माली। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड। हाल ही में लीबिया में होने वाले भीषण संघर्ष के बाद यह सुर्खियों में रहा है। लीबिया के बारे में, यह उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। राजधानी त्रिपोली है। इसकी सीमा लगती है उत्तर में भूमध्य सागर से, पूर्व में मिस्र से, दक्षिण में पूर्व सूडान से, दक्षिण पूर्व में सूडान से, दक्षिण में नाइजर और चाड से, पश्चिम में ट्यूनीसिया और अल्जीरिया से। इसकी सीमा माली से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चर्चा में रहा हिनाम नोर शब्द किससे संबंधित है? एक प्रजाति से, टाइफून से, क्रूज मिसाइल से या चीन द्वारा छोड़ा गया उपग्रह से? तो यह टाइफून से संबंधित है। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं। हाल ही में सुपर टाइफून हिनामोर सुर्खियों में रहा है। अंततः विकल्प B सही है।
अगले कुछ दिनों में इस तूफान के दक्षिण पश्चिमी जापान, पूर्वी चीन और दक्षिणी कोरिया के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है। टाइफून एक तरह का चक्रवात है। चक्रवात की उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। टाइफून चीन सागर और प्रशांत सागर में है। हरिकेन कैरेबियन सागर और अटलांटिक सागर में, पश्चिम भारतीय द्वीपों में। और टोर्नाडो पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में। विली विलीज उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जेनेवा, लंदन। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं। हाल ही में IMF श्रीलंका को अगले 4 सालों में $2 अरब 90 करोड़ की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने पर राजी हो गया है। इसे भीषण आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दिया जाएगा। IMF के बारे में पढ़ लेते। पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता करता है। इसमें टोटल 1 से 90 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है स्पर्श प्रणाली संबंधित है। स्पर्श प्रणाली संबंधित है पेंशन से, बाल मजदूरी से, सफाई कर्मचारी से या बालिका शिक्षा से। तो ये पेंशन से संबंधित है। डिजिटल इंडिया पहल को गति देते हुए पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली रक्षा या स्पर्श द्वारा पेंशन भोगियों को रिकॉर्ड पेंशन वितरित की गई है। स्पर्श प्रणाली पूरा नाम सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा है। यह रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन हेतु एक वेब आधारित प्रणाली है। लागू जुलाई 2021 में हुआ था। यह पेंशन दावों की प्रोसेसिंग करती है। यह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से पेंशन जमा करती है। नोडल एजेंसी रक्षा लेखा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मैरी रॉय का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता, सामाजिक कार्यकर्ता, संगीत या पर्यावरणविद। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।